वेलकम बैक। आप सभी को पता है जब भी निफ्टी किसी इंपॉर्टेंट मोड पे पहुंचता है मैं जरूर के जरूर वीडियो बनाता हूं और आज निफ्टी एक इंपॉर्टेंट मोड पे पहुंच चुका है। फिलहाल का निफ्टी का सिचुएशन और मूव को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल चार्ट के अंदर कूदना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा निफ्टी पे पीछे जाता हूं, एक डेली का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है, तो हम लोग देखेंगे निफ्टी का एक कॉमन बिहेवियर है। अगर इस एरिया को आप गौर से देखते हो तो इस एरिया पे मार्केट का जो प्रीवियस टॉप लगा था, जब मार्केट उस टॉप को ब्रेक किया, ये जो प्रीवियस टॉप था इस टॉप को ब्रेक करने के बाद मार्केट पे सेलर हावी हुआ, मार्केट यहां से एक करेक्शन दिखाया, उसके बाद एक डबल बॉटम बना, वहां से फिर से बायर एक्टिव होके निफ्टी को ऊपर लेके गया और ब्रेकआउट दिया। याद रखिएगा ये जो डाउनफॉल, ये जो एक्यूमुलेशन फेज था, ये 4 मंथ के लिए चला। 4 महीने तक निफ्टी ये एक्यूमुलेशन फेज पे रहा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और पीछे चलते हैं, कोरोना से भी पहले, 2020 से भी पहले, तो हम लोग देखेंगे सिमिलर पैटर्न निफ्टी बार बार बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से मार्केट नीचे आएगा, पर जो कंडीशन है उसको समझने के लिए निफ्टी का चाल को पहचाना, कैसे निफ्टी चलता है, कैसे रिएक्ट करता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस एरिया को देखते हो तो जो प्रीवियस टॉप लगा था उस टॉप से पहले निफ्टी फिर से नीचे आया, कंसोलिडेट किया, एक्यूमुलेशन जोन आप इसको कह सकते हो, फिर एक डबल बॉटम टाइप बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी ऊपर जाके हायर हाई एरिया को ब्रेक करते हुए एक अच्छा खासा रैली दिखाया। और इत्तेफाक की बात है ये जो कंसोलिडेशन हुआ था ये भी 4 मंथ के लिए हुआ था। इससे भी अगर पहले जाके हम लोग देखते हैं तो 2008 लेमन ब्रदर का क्राइसिस दिखाई देगा। यहाँ पे वो ग्लोबल सिचुएशन नेगेटिविटी लेमन ब्रदर्स के लिए मार्केट गिरा था, उसके बाद एक शार्प रिकवरी आया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चैनल टाइप बनाते हुए, रेंगते हुए निफ्टी टॉप को टच करने के बाद फिर से एक कंसोलिडेशन जोन पे आ गया। ये अलग बात है, ये जो एरिया था ये कंसोलिडेशन जोन 14th महीना तक चला, पर ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं है कि 14th महीना तक आज भी कंसोलिडेशन चल सकता है, क्योंकि अगर ग्लोबल सिनेरियो को आप देखते हो, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ा बहुत लेमन ब्रदर क्राइसिस के आसपास है, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी उस पे है, पर इंडिया का जो कंडीशन है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो अच्छा है, पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेंथी है, तो ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना महीने का, 14 महीने का या 2 साल का एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा सोचने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझना है कि निफ्टी कैसे काम करता है, कैसे चलता है, उसका बिहेवियर क्या है। अगर आप आज के दिन पे आके देखते हो निफ्टी को, तो निफ्टी फिर से एक टॉप बनाते हुए नीचे आया था और उस टॉप के पास थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए पहुंचा है। अब हम लोगों ने देख लिया है जब भी निफ्टी पे ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो निफ्टी का नेचर क्या है, या तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकआउट किए बिना यहां से ही घूम के एक कंसोलिडेशन फेज देगा। अब ये जो फेज है इसको कंसोलिडेशन फेज बोलना गलत हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली ये एक्यूमुलेशन फेज है। जब भी निफ्टी प्रीवियस टॉप के पास आएगा, सेलर वहां से एक्टिव होगा और निफ्टी को नीचे लाने का कोशिश करेगा। इस दौरान जो लिक्विडिटी जनरेट होगा, उस लिक्विडिटी को यूज करते हुए बड़ा जो भी प्लेयर है वो अपना पोजीशन बनाना शुरू करेगा, यानी एक एक्यूमुलेशन फेज दिखेगा। उसके लिए आप देखोगे मार्केट नीचे तो आया पर झट से बाइंग हुआ, फिर नीचे आया फिर बाइंग, फिर नीचे आया फिर बाइंग, ऐसा करते हुए थोड़ा सा टाइम बिताएगा, एक जोन बिताएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब अगर मान लीजिए ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है यानी बायर स्ट्रांग है, तो एक्यूमुलेशन फेज कम टाइम तक चलेगा ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप देखते हो कि बिना ब्रेकआउट दिए निफ्टी इसी जोन से नीचे आना चालू कर दिया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन फेज चल सकता है। अब आप में से जो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग करते हो या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उनको जरूर पता होगा कि मार्केट को टाइमिंग कर पाना बहुत 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 जरूरी होता है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। क्योंकि जब मार्केट एक एक्यूमुलेशन जोन पे होता है
या तो फिर एक रेंज बाउंड एरिया पे होता है, तब स्टॉक्स खास करके स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर पे दौड़ता नहीं है। एक्सेप्शन हर वक्त रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्क्रीनर है, जिस स्क्रीनर से आपको स्क्रीन करते हुए स्टॉक्स मिलता है महीने का 10। अगर आप ट्रेंड चलेगा 10 में से 8 9 आपके फेवर में जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड या तो एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, उस 10 में से 1 या 2 आपके फेवर में जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मार्केट को टाइमिंग किए बिना स्विंग ट्रेडिंग पे पोजीशन साइजिंग को ठीक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक्यूमुलेशन फेज या तो फिर साइडवेज जोन पे या करेक्शन पे निफ्टी रहता है, तो थोड़ा सा आपका पोजीशन साइज कम होना चाहिए। अगर आप देखते हो अप ट्रेंड पे है, तो आपका पोजीशन साइज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अप ट्रेंड पे ज़्यादा और कंसोलिडेशन या तो फिर डाउन ट्रेंड पे कम होगा, ये नेचुरल है। जो भी लोग इंट्राडे या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हो, उनको खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेक और ब्रेक लेवल को देखता हूं, तो करीब करीब मेक और ब्रेक लेवल इस एरिया पे आएगा। मैं लाइन का कलर चेंज कर दूंगा, पहले 4 आवरली चार्ट पे पहुंच जाता हूं। इस लाइन को मैं वाइट कर देता हूं ताकि समझ में आए। मेक और ब्रेक लेवल 26,140। जब तक मार्केट इसके नीचे है, डेफिनेटली वीक है। अगर इसके ऊपर 4 घंटे का क्लोजिंग मिलता है, तो बायर फिर से एक्टिव हुआ है और ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा हम पकड़ के चलेंगे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो मार्केट पे क्या हुआ, एक जोन के बाद क्रैश आया, उसके बाद बायर आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, एक चैनल टाइप यहाँ पे बना, एक बार सेलर कोशिश करेगा इसको ब्रेक करने का। अगर आप देखते हो कल के दिन पे यानी मंडे को, अगर आप देखते हो कि डाउन पे आके गैप डाउन पे आके ओपनिंग हो रहा है, तो इमीडिएट बायर एक्टिव होने का कोशिश करेगा और इस हाई को, निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, इसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। अगर ब्रेक होता है, एक कैंडल बनता है ब्रेकआउट के बाद, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा आने वाले दिनों के लिए। डाउन साइड का हम लोग तभी सोचेंगे जब एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट पे हम लोगों को एक प्राइस एक्शन मिले, यानी डाउन आए, उसके बाद फिर से ऊपर जाए और फेलियर होने के बाद नीचे आना स्टार्ट करे। इस सिचुएशन अगर बनता है, ऐसा सिचुएशन अगर बनता है, तो डेफिनेटली हम लोग उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डाउन साइड का ट्रेड लगाने का सोचेंगे, पर उससे पहले नहीं सोचेंगे। क्योंकि मार्केट पे अगर आप देखो तो DIIs यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो काफ़ी स्ट्रांग है और जो भी रिटेलर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा इन म्यूचुअल फंड्स पे आ रहा है, बड़े DII लगा रहा है। तो मार्केट को गिराने के लिए जब भी कोई एक्टिव होगा, कोई ना कोई नीचे से उसको फिर से ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। इसके लिए इंट्राडे में अगर आप अंधाधुंध सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिरा तो सीधा नीचे आएगा, तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। एक्सपेक्टेशन मेरा यही रहेगा कि गैप डाउन के बाद एक ऊपर का रैली आने का कोशिश होगा, ब्रेकआउट करने का कोशिश होगा। कर पाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अगर नहीं कर पाता है तो ये जो मेक और ब्रेक लेवल है, जब तक इसके नीचे है तो वीक रहेगा। हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार नीचे आके फिर ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर अगर जाना स्टार्ट करता है, तो इसके बाद से हम लोग शॉर्ट टर्म पे डाउन ट्रेंड पे खेलने का कोशिश करेंगे। पर उसके साथ साथ याद रखना है, जो भी लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए अच्छा खासा टाइम आने वाला है। यानी जो भी स्विंग करते हो, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक्यूमुलेशन फेज मिलता है, तो डेफिनेटली उस फेज का ब्रेकआउट पे आप लॉन्ग टर्म के लिए और स्विंग के लिए सोच सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं जब भी निफ्टी कोई इंपॉर्टेंट मोड पे आएगा। मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।